हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टर की क्लासेस चली हुई है और जो आज की क्लास रहने वाली है वो सीडीपी की यानी कि बाल विकास की रहेगी। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस थ्योरी को। साइको एनालिटिक थ्योरी अगर आपसे पूछे कि किनके द्वारा दी गई थी तो आप यहाँ पर बताएंगे सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा। ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा ये जो है दिया गया था। सिगमंड फ्रॉयड ये जो है साइको एनालिसिस के फादर भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन माने जाते हैं भाई? सिगमंड फ्रॉयड माने जाते हैं। ठीक है, जब हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी करेंगे, मनोविज्ञान के संप्रदाय करेंगे, तब भी आपका ये एक स्कूल आता है जो कि 3rd नंबर का आता है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन बोला जाता है? सिगमंड फ्रॉयड बोले जाते हैं। ये कौन थे भाई? ये आप जो है ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। इतना भी आप थोड़ा सा इनके बारे में जरूर ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलो साइको एनालिसिस होता क्या है? ये एक मेथड होता है टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन साइके। किसी के भी मन में अगर कोई द्वंद्व चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा है, तो साइको एनालिसिस एक मेथड होता है कि आपके मन में उन द्वंद्व को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जाए। तो ये क्या होती है? कैसे टेक्निक होती है, कैसा मेथड होता है, कैसी प्रक्रिया होती है कि आपके मन के अंदर चल रहे सभी द्वंद्व को समाप्त किया जाए। ठीक है, तो ये बात करते कौन? सिगमंड फ्रॉयड बात करते हैं। इन्होंने जो है यहाँ पर बात करी है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की, यानी कि चेतना के स्तर के बारे में इन्होंने बात करी है। फिर इन्होंने स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी दिए हैं, व्यक्तित्व के कुछ स्तर दिए हैं, जिसमें ईद, ईगो और सुपर ईगो पढ़ते हैं। इनका नाम आपने सुना ही होगा। ईद क्या होता है? क्वेश्चन आपके जो है स्टडी में पूछे जाते हैं। उसके बाद साइकोसेक्सुअल थ्योरी इन्होंने दी है, जो कि स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में इन्होंने 5 यहाँ पर स्टेजेस दिए हैं, जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो अब एग्जामिनर के ऊपर है कि भाई वो कहाँ से आपका क्वेश्चन देंगे। ठीक है, कल मैंने एक कमेंट रीड किया था, जिसमें कमेंट में शायद ये था कि स्प्रिंगर का और टाइप ABCD का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया आज तक। तो ऐसा नहीं है, अगर नहीं आया है तो फिर देखो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें करा रही हूँ। तो आपका भी पूरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप इस वहम में ना रहे कि ये नहीं आएगा, वो आएगा, क्योंकि पेपर ना तो आप बनाने वाले हो, ना ही मैं बनाने वाली हूँ। अगर आपका आ गया तो फिर इन केस आप क्या करोगे? ठीक है, तो वो आपका ही उसमें घाटा है, मेरा उसमें कुछ नहीं जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में, चेतना के स्तर के बारे में। इन्होंने बात करी कि जो कॉन्शियसनेस होती है, जो चेतना होती है, वो 3 प्रकार से बात करी इन्होंने। पहला बोला है कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतना मन, चेतन मन। दूसरा बोला है सब कॉन्शियस, इसको आप प्री कॉन्शियस भी बोलते हो। ठीक है, प्री कॉन्शियस भी आप इसको बोलते हो, जिसको अवचेतन मन बोलते हैं। और अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन मन बोलते हैं। यानी कि मन को जो है इन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो आपसे क्वेश्चंस जो है कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आता है। अब कॉन्शियस माइंड आपका कौन सा होता है? कॉन्शियस माइंड आपका वो मन होता है जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है। भाई राइट नाउ आप जो कुछ भी चीजें कर रहे हो ना, वो सब आपका कॉन्शियस माइंड है। अगर आप इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में सारी चीजें जा रही है, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड है। बाद में वो रहे ना रहे, वो आपकी रिविजन पर डिपेंड करता है। बट राइट नाउ आप अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो भी आपका वो कॉन्शियस माइंड। अगर आप कुछ खेल रहे हो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप वीडियोज देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपका क्या है? कॉन्शियस माइंड है। यानी कि प्रेजेंट में आप क्या चीज कर रहे हो। ठीक है, थॉट्स, एक्शन, फीलिंग्स ऑफ विच पीपल आर अवेयर। ऐसे विचार, ऐसे कार्य, ऐसी भावनाएं जिनके बारे में लोग जागरूक होते हैं, वो किस में काउंट होता है? वो आपके चेतन मन में काउंट होता है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में आप जो कुछ भी चीजें कर रहे हो, प्रेजेंट में, वर्तमान में आप जो कुछ भी चीजें कर रहे हो, वो किस में आती है? वो आपका कॉन्शियस माइंड में आता है। ठीक है, सेकेंड जो चीज है वो है आपका सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस मतलब अवचेतन मन इसको बोलते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि अगर आप उनको, वो आपके दिमाग में है, कहीं ना कहीं है, लेकिन टाइम आने पर आप उनको रिकॉल कर पाते हो, तो वो आपका सबकॉन्शियस मन होता है। ठीक है, अवचेतन मन होता है। जैसे आपने गजनी मूवी देखी होगी ना, गजनी मूवी में वो भूल जाता है आमिर खान, लेकिन बात में बीच बीच में उसको चीजें याद आती रहती है, तो वो क्या है? वो सबकॉन्शियस। जब आप अच्छे से डीपली जब आप चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करते हो, तो ये चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, तो वो आपका सबकॉन्शियस पार्ट कहलाता है मन।
इतना समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। ऐसी मानसिक प्रक्रियाएं, ऐसी मेंटल एक्टिविटीज जिसको आप अच्छे से क्लोजली अगर अटेंड करते हो, अगर आप जोर दे करके याद करने की कोशिश करते हो इन मेमोरीज को, तो फिर आप उनके बारे में अवेयर हो जाते हो, यानी कि वो आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया यहाँ से। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका लास्ट है, दैट इज अचेतन मन इसको बोलते हैं। ये वो चीजें होती हैं जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं दबी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से बरीड आप इसको बोल सकते हो, कि ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार, ऐसी मेमोरीज, ऐसे यादें जो कि आपके अंदर बहुत ही डीप में जाकर के जो है वो दबी हुई है, ठीक है, बहुत डीप में जाकर के दबी हुई है, वो उन मेमोरीज को क्या बोला जाता है, अनकॉन्शियस। एक चीज और ध्यान में रखना कि आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कॉन्शियस माइंड जो है वो माइंड का टोटल कितना परसेंट है, तो आपका जो चेतन मन है वो 8% होता है, और जो सब कॉन्शियस है जो कि आप रिकॉल कर पाते हो वो 2% होता है, और बचा हुआ जो 90% है ना वो आपका अनकॉन्शियस होता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, ठीक है। तो ये जो आपका जो अनकॉन्शियस है, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं होते हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर डीपली दबी हुई है, जिनको आप रिकॉल भी नहीं करते हो, वो जो है आपको अफेक्ट करने का काम करती है, वो आपको प्रभावित करने का काम करती है, ठीक है। तो ये आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, आपके बिहेवियर को, आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम कौन करती है, अनकॉन्शियस, यानी कि अचेतन मन करता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए भाई, है ना, अब इस मतलब ये माइंड नहीं करना इस चीज को, ठीक है। जस्ट एग्जांपल है कि आप मान लो भाई आपका कोई पहले पार्टनर था, आप किसी रिलेशन में थे, अब आपकी शादी हो गई है, ठीक है। आप गलती से अपने जो एक्स है उनके नाम से अपने पार्टनर को अगर बुला लेते हैं, तो ये तो भाई ट्रेजेडी हो गई है ना, ये तो बहुत बड़ी आयरनी हो गई है आपके साथ। लेकिन ये किसके अंदर आता है, ये आपका अनकॉन्शियस के अंदर आता है, कि वो चीज आप भूल चुके हो और वो डीपली आपके अंदर कहीं ना कहीं है, बट आपने ना चाहते हुए भी गलती से ये चीज आपसे हो गई है। अब हो तो गई है, लेकिन क्या उसका असर नहीं पड़ेगा, उसका तो बहुत भयंकर असर पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप गलती से अपने पार्टनर को अपने एक्स के नाम से बुला ले, तो फिर वो किस में आता है, वो भाई आपका अनकॉन्शियस में आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल आपके लिए ढूंढ के लाती हूँ, ठीक है। चलो, इसके अलावा मान लो अगर आपके साथ बचपन में या फिर कभी भी कोई ऐसी घटना अगर आपके साथ घटी है जो रह रहकर आपके साथ मतलब वो दबा हुआ है, आप उसको डेली याद नहीं करते हो, बट कभी ना कभी वो चीज़ ज़रूर उजागर होती है, तो वो क्या है, वो आपका अनकॉन्शियस, और वो आपको ब्रूटली जो है वो अफेक्ट करती है। मान लीजिए किसी आपके एक किसी भी रिलेटिव की अगर कोई डेथ हुई, या फिर आपके साथ कोई भी एक ऐसा जो बुरा इंसिडेंट अगर बचपन में हुआ हो, ठीक है, वो कोई ना कोई फीलिंग्स ऐसी होती है जो आपको रह रह करके अफेक्ट करने का काम करती है। तो ये चीज़ें क्या है, वो अनकॉन्शियस होती है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना, ये 3 टाइप्स बताए हैं मन के बारे में। कॉन्शियस मतलब जो प्रेजेंट में आप कुछ भी चीज कर रहे हो, वो आपका कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। उसके बाद वो जो चीजें आपकी दबी हुई है, लेकिन आप उसको रिकॉल करके अगर आप कर पा रहे हो, तो फिर आपका वो कॉन्शियस में चला जाता है, और वो आपका सबकॉन्शियस, जैसे गजनी में आमिर खान, ठीक है। अनकॉन्शियस मतलब एक ऐसी आपके मेमोरीज, एक ऐसा आपके थॉट्स जो कि आपके अंदर बहुत ही डीपली दबे हुए हैं, बट आपको काफी प्रभावित करने का काम करते हैं जब भी ये बाहर आते हैं, ठीक है। तो वो आपका अनकॉन्शियस माइंड यहां पर कहलाता है। तो ये 3 तरीके की बात करी कि इन्होंने सिगमंड फ्रूड ने बात करी। आई होप आपको इतना समझ में आया है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व के जो स्तर हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है सिंपली वैसे पूछे जाते हैं, बट हम अच्छे से इस चीज को स्टडी करेंगे ताकि आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको आराम से बना पाओगे, ठीक है। चलो, पर्सनालिटी के यानी कि व्यक्तित्व के स्तर यहाँ पर है, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी। भाई हिंदी में ना सब बोलती हूँ, ठीक है। अगर आप लिख करके नोट्स बनाते हो ना, तो आप प्लीज लिख लिया करो, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ हिंदी में। अब इसको लिख लेना, व्यक्तित्व के स्तर। तो यहाँ पर इन्होंने बात करी है ईद के बारे में, यहाँ पर बात करी है सेकंड नंबर पर ईगो, और ये आपका हो गया सुपर ईगो, ठीक है। थोड़ा कंपैरिजन में करते हुए चलेंगे इन चीजों को, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। चलिए, 3 तरीके की एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। इन्होंने कहा कि पर्सनालिटी के जो एलिमेंट्स हैं, पर्सनालिटी के क्या बताएं, एलिमेंट्स बताएं। एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व बोलते हैं, कंपोनेंट्स भी आप इसको कह सकते हो। कंपोनेंट्स मतलब घटक बताए। तो कितने घटक, कितने तत्व बताए हैं, 3 बताए हैं, ईद, ईगो, सुपर ईगो। ईद को इदम बोलते हैं, ईगो को अहम हिंदी में बोला गया है, और ये परा अहम होता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आपके साथ ये डिस्कस करना भूल गई हूँ, डायग्राम भी है नीचे यहाँ पर। सिगमंड फ्रॉइड ने जो अपना ये माइंड वाला जो चीज बताया था 3 टाइप्स, वो इन्होंने आइसबर्ग की हेल्प से भी डिफाइन किया था,
आइसबर्ग की हेल्प से। आइसबर्ग को आप कैसे समझोगे? आपने टाइटैनिक मूवी देखी है ना, टाइटैनिक में भाई आपको जो आपका जो आइसबर्ग था वो ऊपर कम था, नीचे ज्यादा था, है ना, जो कि दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो विजिबल पार्ट था वो बहुत कम था, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा, जैसे इसमें आप ये देख रहे हो विजिबल पार्ट है ये, ठीक है, ये आपका पानी से ऊपर का पार्ट है और ये आपका पानी से नीचे का पार्ट है, ठीक है। तो विजिबल पार्ट जो है वो आपका कॉन्शियस माइंड बताया गया है, जिसको आप चेतन बोलते हो, ठीक है, चेतन मन बोलते हो। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर ये डॉट कम लगाए हैं ना, ये वो डॉट है, ये वो एरिया है जो आपका पानी के अंदर तो है लेकिन विजिबल है, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका सब कॉन्शियस माइंड है। बट ये जो मैंने ज्यादा डॉट वाला बनाया है ना, ये वो डीप एरिया है जिसके अंदर आप नहीं देख सकते हो, ठीक है भाई। समुद्र के कुछ किलोमीटर तक आप देख सकते हो, उसके नीचे तो बिल्कुल भी बहुत गहरा होता है, वो तो हजारों किलोमीटर में होता है, तो वो आप नहीं देख सकते हो। तो जिसको आप नहीं देख सकते हो वो आपका अनकॉन्शियस पार्ट है, ठीक है। जिसको आप देख सकते हो बट वो इनसाइड है, यानी कि आपके अंदर है, लेकिन वो आप उसको रिकॉल कर सकते हो, वो आपका सबकॉन्शियस है। और जिसको आप टोटली जो आपके प्रेजेंट में चल रहा है, जिसको आप कंप्लीटली विजिबल कर सकते हो, देख सकते हो, वो आपका कॉन्शियस है, ठीक है। तो ये आइसबर्ग की हेल्प से सिगमंड फ्रॉइड ने इसको डिफाइन करने का काम किया था, ठीक है ना। इतना यहाँ से समझ में आया, ये मैं भूल गई थी। चलो अब ये देख लेते हैं फटाफट से, आपका जो इदम है, अहम है और परा अहम है, इसको इन्होंने क्या बोला है। देखो जो फ्रूड है, सिगमंड फ्रूड है, उन्होंने पर्सनालिटी के कुछ एलिमेंट्स बताए हैं, 3 एलिमेंट्स बताए हैं, ईद, ईगो और सुपर ईगो। ईद जो है ये बेसिकली आपसे सिंपली क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता है कि जो ईद है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ईद जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि प्लेजर मतलब आनंद सिद्धांत पर काम, ठीक है। आनंद सिद्धांत पर काम करने का काम कौन करता है भाई? ईद करने का काम करता है। मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी, बस आप लिखते रहो। और ईगो जो है आपका वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। एक बार हम जब इसको खत्म कर लेंगे ना, तो फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगी, ठीक है। रियलिटी मतलब वास्तविकता से, वास्तविकता सिद्धांत पर यह काम करता है, ठीक है। और जो सुपर ईगो है वो किस पर काम करता है? ये आपके मोरल वैल्यूज पर काम करता है। मोरल वैल्यूज मतलब आपके नैतिक मूल्यों पर काम करता है, ठीक है, नैतिक मूल्यों पर काम करता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझेंगे। ईद पर्सनालिटी जिनकी होती है, आप ये लगा के चल सकते हो, ये नेगेटिव टाइप की पर्सनालिटी होती है। ईगो जो है दोनों का मीडिएटर होता है, ठीक है, दोनों का क्या होता है? मीडिएटर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ईद और सुपर ईगो मतलब मीडिएटर का काम कौन करता है, तो आप ईगो बताएंगे। और सुपर ईगो जो पर्सनालिटी होती है ना, वो मतलब भगवान टाइप की पर्सनालिटी होती है, ठीक है, जो बहुत ही सज्जन टाइप की पर्सनालिटी आप जिनको बोलते हो, ठीक है। तो आपका सुपर ईगो होता है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लो एक बच्चा है और एक बच्चे को आइसक्रीम जो है खानी है, उसको भूख लगी है लेकिन उसको आइसक्रीम खानी है। अब उसको सामने जो है दिख रही है आइसक्रीम, तो जो ईद पार्ट है पर्सनालिटी का, वो क्या कहेगा उसको कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तेरे पास पैसे ना हो, चाहे तुझे मम्मी डांटे या कुछ भी करे, बस फटाफट से जा उसको आइसक्रीम को ले और खा ले। इसके लिए भले ही तुझे कोई गलत काम करना पड़े, इसके लिए भले ही तुझे छीन के खानी पड़े, ठीक है, तो आप बस उसको खाओ, कैसे भी करके आप बस उसको खाओ। तो ये क्या है? ये सिर्फ प्लेजर पर काम करता है कि मतलब आपको वो सुख, वो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए है, ये सिर्फ इस पर काम करता है। ये कहता है कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी, मतलब सोशल जो मतलब सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, भाई सोशल जो पीपल है वो क्या कहेंगे, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको मोरालिटी की नहीं फर्क पड़ी होती है, ठीक है। ये नैतिकता की बात नहीं करता है, इतना ध्यान में रखना। क्योंकि अब सीधे तौर पर जो ईद पर्सनालिटी वो क्या कह रही है, कैसे भी करके खाओ, मतलब कैसे भी करके खाओ बस, ठीक है, क्योंकि उसको देख ही नहीं रहा है। तो ये ना तो सोसाइटी पर ध्यान देता है, ना ही ये मोरालिटी पर ध्यान देता है। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो है आपका किस मन पर काम करता है, तो आप बताएंगे अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड पर ये काम करता है, ये पार्ट पर्सनालिटी का, ठीक है। अनकॉन्शियस मतलब अचेतन मन पर काम करता है। अब अगर आइसक्रीम वाला ही एग्जांपल ले, तो जो ईगो पर्सनालिटी है, मतलब ईगो जो है वो कहां से निकल करके आया है? वो ईद से ही निकल के आया है, ईद से ही, मतलब इदम से ही निकला है, ये इदम से ही निकला है, ठीक है। ये क्या देखता है ईगो? ये देखता है कि भाई ठीक है, मुझे प्लेजर भी चाहिए, ठीक है, मुझे प्लेजर तो चाहिए, मतलब मुझे आइसक्रीम तो खानी ही खानी है, बट साथ में मुझे रियलिटी को भी देखना है।
रियलिटी मतलब अगर आप छीन के खाओगे, अगर आप बिना परमिशन से खाओगे तो वो गलत बात होती है, ठीक है। तो इसको सुख भी चाहिए होता है, आइसक्रीम भी खानी है, प्लस इसको सच्चाई भी देखनी है, मतलब सोसाइटी में भी भाई हमें रहना है और हमें गलत काम नहीं करना। तो ईगो क्या कहेगा इड से कि भाई आइसक्रीम अगर आपने खानी है तो आप परमिशन लेकर के खाइए, ठीक है, अपने पेरेंट्स की परमिशन से, अपने पेरेंट्स की इच्छा से खाइए। तो आपको ये अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ईद को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो जो ईगो है वो ईद को रेगुलेट करने का काम भी करता है, ठीक है, ईद को रेगुलेट करता है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन देता है ईद को कि भाई अगर तुम ये काम करोगे तो वो गलत बात है, ठीक है। तो इसने क्या कहा, ईगो वाली पर्सनालिटी जो होगी वो कैसी होगी, इसलिए मैंने बोला मतलब बीच का है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ईगो वाले क्या कहेंगे, ईगो वाले पर्सनालिटी कहेंगे कि नहीं मुझे खानी है लेकिन मुझे एक सही तरीके से खानी है, या तो मैं उसको खरीद के खाऊंगा, या मैं किसी से पूछ के खाऊंगा, या मैं किसी से मांग के खाऊंगा, ठीक है, जैसे भी खाऊंगा, बट गलत तरीका मैं नहीं अपनाऊंगा, ठीक है। तो ये ईगो पर्सनालिटी है जो कि ईद को रेगुलेट करने का काम ही करती है। और ये किस माइंड पर काम करता है, ये आपके कॉन्शियस माइंड पर काम करता है, ठीक है, जो प्रेजेंट माइंड है ना आपका, चेतन मन पर काम करता है, ठीक है। अब आ जाती है अपनी भगवान टाइप वाली पर्सनालिटी, यही तो मोरल वैल्यूज वाली है। अब इस बच्चे ने क्या किया, ईद वाला तो कह रहा था खा ले कैसे भी खाना है, लेकिन ईगो कह रहा था कि नहीं गलत बात है, नहीं खाना, पूछ के खाना है। तो अगर बच्चा पूछ के खाएगा तो सुपर ईगो क्या कहेगा उसको कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको गिल्ट में नहीं आने देगा, ठीक है, गिल्ट में नहीं आने देगा अगर आप काम जो है अच्छी तरीके से करते हो, गिल्ट में नहीं आने देता, ठीक है। तो ये काम किसका है, ये सुपर ईगो का है कि अब ये कहेगा कि अच्छा आपने पूछ के खाया है तो मतलब आपने मोरल वैल्यूज का पालन किया है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये आपको गिल्ट में बिल्कुल नहीं आने देगा। ये इसके अंदर आपके दो चीजें यहां पर काउंट होती है, एक आपका होता है एक सेकेंड, आइडियल सेल्फ, और एक होता है आपका सेकेंड कंसाइंस, ठीक है। कंसाइंस मतलब विवेक, और आइडियल सेल्फ मतलब आदर्श स्वयं। ये दो चीजें जो है किसके अंदर आती है, वो आपका सुपर ईगो के अंतर्गत आती है, ठीक है। कंसाइज मतलब आपकी जो इनर वॉइस है, इनर वॉइस मतलब अंतरात्मा, आप जिसको कहते हो अंतरात्मा, ठीक है। अगर बच्चा यहाँ पर पूछ करके खा रहा है तो उसका जो कॉन्साइज पार्ट है, जो विवेक है, जो उसका इनर वॉइस, उसको क्या कहेगा कि आपको गिल्ट में नहीं आने देगा, तो आपको क्या कहेगा कि आपने अच्छा काम किया है। बट अगर ये बच्चा पूछ के नहीं खाता, अगर ये किसी भी और अलग गलत तरीके से अगर खाएगा चीजों को, तो ये इनर वॉइस उसको क्या कहेगी, आपको गिल्ट में लाके छोड़ेगी फिर ये इनर वॉइस, ठीक है। अगर जो जितने भी चोर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो चोरी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी, अब एक्सटर्नली तो वो दिखाते कि भाई ठीक है पैसा चाहिए कैसे भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अंतरात्मा जो है वो उनको जरूर ये कहती होगी कि भाई तुमने गलत किया है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा बहुत बारी होता है, मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं रिकॉर्ड करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस, तो कई बारी मैं बीच में ना 10-20 मिनट का वीडियोस रिकॉर्ड करके ना छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे एक अंदर से आवाज आती है कि मैं खुद से ही सेटिस्फाई नहीं होती हूँ जो मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, तो मैं उसको वहीं पर ही लीव कर देती हूँ। तो आपकी अंतरात्मा भी आपको रेगुलेट करती है, आपको बताती है कि आप जो चीज सही कर रहे हो कि आप चीज गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आपका कंसाइज पार्ट क्या, आपका इनर वॉइस है। आइडियल सेल्फ वो होता है जो हमें ये बताता है कि आपको कैसा होना चाहिए है, ठीक है, आपको कैसा होना चाहिए हमें कौन बताता है, ये आपका आइडियल सेल्फ बताता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के एलिमेंट्स की बात करते हैं सिगमंड फ्रूड। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जो आपका ईद वाला पार्ट है वो ये कहता है कि आप बस प्लेजर पर काम करता है, इनको कुछ नहीं पड़ी समाज की, सोसाइटी की, मोरालिटी की कुछ नहीं पड़ी, सिर्फ ये कहते हैं कि आपको अपने प्लेजर के लिए कैसे भी कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद जो करना करो, बस आपको वो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए है। ईगो कहता है कि नहीं ये गलत बात है, ईद को रेगुलेट करने का काम करता है और ये कहता है कि नहीं अगर आपको प्लेजर चाहिए तो आप इस रियलिटी को भी आप फॉलो करिए, ठीक है, आप गलत काम से नहीं कर सकते हो। सुपर ईगो तो आपको एक ऐसी फीलिंग दिलाता है, मतलब देवियों वाली फीलिंग दिलाता है कि भाई आपको या तो गिल्ट में लाके छोड़ेगा या फिर आपको ये बताएगा कि आपने मोरल वैल्यूज का पालन किया है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स जो है पर्सनालिटी की किन्होंने बात करी है, सिगमंड फ्रूड ने बात करी है। अब जो आपका लास्ट रहता है इस थ्योरी में वो आपका सिगमंड फ्रूड के द्वारा दिया गया स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यानी कि व्यक्तित्व विकास के चरण इन्होंने दिए थे और ये 5 चरण है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ये भी किसने दिया था, ये भी आपका सिगमंड फ्रूड ने ही दिया था, ठीक है। सिगमंड फ्रूड ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, ये भी मैंने आपको बताया था, फ्रूड नहीं है फ्रूड है।
फादर कहे जाते हैं, जनक माने जाते हैं साइको एनालिसिस के, मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, बढ़ चलते अपनी इस थ्योरी तक, फटाफट से, छोटी सी रहने वाली है बट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। साइकोसेक्सुअल थ्योरी, मनोलैंगिक सिद्धांत इसका नाम रखा गया है। क्यों रखा गया है आपको आगे पता चल जाएगा। इन्होंने बेसिकली कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी बच्चे का जो व्यक्तित्व का विकास है वो उसके बचपन में ही स्टार्ट हो जाता है, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये 5 स्टेजेस दिए हैं, और इन स्टेजेस का जो बेस रखा गया है, जो आधार रखा गया है, वो क्या रखा गया है, वो यहाँ पर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट रखा गया है। ठीक है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट यानी कि काम प्रवृत्ति, काम भी होता है, यौन प्रवृत्ति भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे नाम हो जाते हैं, यौन प्रवृत्ति। इन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे के पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के विकास में इन सेक्सुअल इंस्टिंक्ट का काफ़ी रोल होता है, और इसी का बेस रखते हुए उन्होंने इस 5 थ्योरी को गढ़ा है। ठीक है, अब ये जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है इसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, लिबिडो नाम दिया है, लिबिडो। तो आपसे अगर ये भी पूछा जा सकता है भाई लिबिडो के बारे में किसने बात करी है, तो लिबिडो के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने ही बात करी है। लिबिडो बेसिकली होता यही है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट ही होता है। मतलब कि क्या आप इसको कह सकते हो भाई किसी के प्रति आपका लव है, अफेक्शन है, ठीक है, या फिर आपका सेक्सुअल इंस्टिंक्ट ही है, वो सब आपका किस में काउंट होता है, वो सब आपका लिबिडो में ही काउंट होता है। तो आपसे लिबिडो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इस थ्योरी में ना हर स्टेज में आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आपका जो लिबिडो स्टेज है वो क्या है, लिबिडो जोन क्या है। ठीक है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जोन कौन सा है, हर स्टेज में आपसे पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि जब भी आपकी बात आती है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की, मतलब कि यहाँ पर बात करते हैं काम प्रवृत्ति के बारे में, इसीलिए इस थ्योरी का नाम साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी दिया गया है। इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंशियल मतलब कोई फैक्ट इन्होंने पेश नहीं करा था। ठीक है, कोई भी अनुभवात्मक कोई भी मतलब ऐसा कोई परीक्षण नहीं हुआ था, सिर्फ ऐसे इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, सिर्फ एक बच्चे का केस इन्होंने स्टडी किया था। तो इसलिए इनकी जो है काफ़ी आलोचना भी की गई थी कि भाई आप जो है व्यक्तित्व, इन्होंने व्यक्तित्व को बेसिकली किसके आधार पर बताया है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के आधार पर बताया है। तो इसलिए इनकी काफी आलोचना भी हुई थी, बट आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना जरूरी है। बढ़ चलते हैं फटाफट से आपकी स्टेजेस की तरफ। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका जो ये लिबिडो है जिसको आप सेक्सुअल इंस्टिंक्ट कह रहे हो, कई बार आपका एक अलग नाम से और दे दिया जाता है जिसको आप एरोजिनस जोन भी बोलते हो। ठीक है, एरोजिनस, और ये भी आपका सेम ही होता है, कामोद्दीपक, मतलब नाम आपके सेम ही है, वो मीनिंग सबका सेम है, बस थोड़ा सा नाम ना अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चलो स्टेज 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि आपकी है ओरल स्टेज। 0 से 1.5 साल का बच्चा यानी कि 18 महीने तक की जो अवस्था होती है वो आपकी ओरल स्टेज कहलाती है। अब इसमें आपका नाम से ही पता चल जाता है भाई इस स्टेज में जो फर्स्ट आपकी स्टेज है दैट इज ओरल स्टेज। इस स्टेज में बच्चे क्या करना पसंद करते हैं, दे लव टू टेक थिंग्स इन देयर माउथ, है ना। भाई इस स्टेज के बच्चे करते ही क्या है, वो सिर्फ हर चीज़ जो उनके सामने रखी हुई वो अपने मुंह में लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अपने मुख में जो है, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे फिर वो ना हो, चाहे वो खराब हो, कुछ भी हो, वो हर चीज़, खिलौना हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को कहाँ पर मुंह में लेना पसंद करते हैं। मतलब ठीक है, वो हर चीज़ को मतलब सक करना, मतलब चूसना उनको अच्छा लगता है, अपने उससे काटते रहते हैं तो चीज़ों को। तो यहाँ पर जो प्लेजर स्टेज है बच्चे की क्या कहलाती है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चे यहाँ पर प्लेजर किस चीज़ से फील करते हैं, तो मतलब वो मुँह में लेकर के अपना प्लेजर को फील करते हैं। तो लिबिडो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिबिडो यहाँ पर माउथ हो जाएगा। ठीक है, मुंह हो जाएगा कि बच्चे इस स्टेज में करते क्या है, बच्चे इस स्टेज में हर चीज को मुंह में लेने के, मतलब उसको काटने के, उसको चबाने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेज आपकी ओरल स्टेज इसलिए ही बोली जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली स्टेज में यानी कि ओरल स्टेज में लिबिडो क्या है, तो आप बताएंगे माउथ। ठीक है, एरोजेनस स्टेज भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे का प्लेजर होता है वो कहाँ से होता है भाई, वो माउथ से होता है, यानी कि मुंह से होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज है जो कि आपकी एनल स्टेज है। एनल स्टेज है, इसको आप हिंदी में गुदा अवस्था कहते हो। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह बच्चे की स्टार्ट हो जाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह बच्चे की स्टार्ट हो जाती है। अब इस स्टेज में बच्चे का जो प्लेजर है वो क्या है भाई, इस स्टेज में बच्चा जो है ना, मतलब अपने टॉयलेट को मतलब रोकना पसंद करता है, उसको टॉयलेट करना, ठीक है, सुसु पोटी करना उसको अच्छा लगता है, रोकना उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो उसका लिबिडो है वो क्या हो जाएगा, लिबिडो क्या हो जाएगा, उसका एनस हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, लिबिडो क्या हो जाएगा, एनस हो जाएगा। ठीक है, उसको रोकना, उसको, ठीक है, उसका जो बाउल मूवमेंट है ना, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। थर्ड स्टेज है यहाँ पर फैलिक स्टेज, इसको आप बोलते हो PHALLIC, फैलिक स्टेज। ठीक है,
चलिए, इस स्टेज में 3 से, ये वाली जो एनल स्टेज थी वो आपकी 1.5 से 3 साल की थी। फेलिक स्टेज आपकी कौन सी है? ये आपकी 3 से 6 साल की स्टेज है। ठीक है, बच्चे जो है यहाँ पर बच्चे का सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है किसकी तरफ? ऑपोजिट सेक्स की तरफ। ऑपोजिट सेक्स की तरफ जो है बच्चे का सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में। ठीक है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ। इतना आपको समझ में आया, जो कि आपकी 3 से 6 वर्ष की अवस्था है। अब यहाँ पर ये जो उसका सेक्सुअल जो अट्रैक्शन जो हुआ है ऑपोजिट सेक्स की तरफ, इसको एक नाम दिया गया। इन्होंने क्या नाम बोला है इसको? कॉम्प्लेक्स नाम इसको दिया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब मनोग्रंथि, इसको नाम यहाँ पर दिया गया है, मनोग्रंथि। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि एक नाम आपका है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और एक नाम आपका दिया गया है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो अट्रैक्ट फील करती है किन की तरफ? अपने फादर की तरफ। ठीक है, गर्ल्स जो है वो अट्रैक्टेड होती है किन की तरफ? फादर की तरफ। और ओइडोपस में होता है उल्टा, यहाँ पर जो बॉयज होते हैं, लड़के होते हैं, वो अट्रैक्टेड फील करते हैं अपनी मदर की तरफ। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, बिकॉज क्वेश्चन आपका यहीं से ही आता है, क्योंकि ज्यादातर मैंने यहीं से क्वेश्चन देखे हैं कि आपको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओइडिपस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रा मतलब जहाँ पर लड़कियां जो है वो अपने फादर की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्टेड फील करती हैं, और जो ओइडिपस है उसमें जो बॉयज है वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, नाम यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, इलेक्ट्रा का अगर आप हिंदी में मतलब निकालो तो ये होता है पितृ मनोग्रंथि, पितृ मनोग्रंथि, और ये आपका मातृ मनोग्रंथि हो जाएगा। समझ में आई बात यहाँ से? ये आपका था फेलिक स्टेज। ठीक है, इसमें जो है आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जो बच्चे प्लेजर फील करते हैं वो कैसे करते हैं? वो अपने जेनिटल पार्ट्स को, जेनिटल पार्ट्स जो है यहाँ पर उसका लिबिडो एरिया है, ये इतना ध्यान में रखना। भाई लिबिडो क्या है? यहाँ पर बच्चे का जेनिटल पार्ट्स है, बिकॉज यहाँ पर इस स्टेज में बच्चे आपने देखे होंगे वो अपने जेनिटल पार्ट से जो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको टच करना या फिर उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो लिबिडो आ जाता है वो उसका जेनिटल पार्ट आ जाता है। ठीक है, गुप्तांग आप इसको कह सकते हो। तो ये 3 थे आपके जो कि हमने कवर कर ली है। पहले में आपका जो लिबिडो है, बच्चे हर चीज़ को मुंह में लेना पसंद करते हैं, मतलब काटने की कोशिश करते हैं, चूसने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए लिबिडो हो जाएगा माउथ। सेकंड में टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह आ जाती है, यहाँ पर बच्चे जो है अपने टॉयलेट को, अपने जो सॉलिड वेस्ट है उसको रोकना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उनको सुसु पोटी करना मतलब उसमें आनंद की फीलिंग उनमें आती है, तो वो क्या है? वो आपका एनएस पार्ट है। एंड थर्ड वन इज फेलिक, जिसमें उनका जो लिबिडो है वो क्या हो जाता है? जेनिटल हो जाता है, बिकॉज दे लव टू प्ले विद देयर जेनिटल पार्ट्स। ठीक है, तो 13 स्टेज हो गई है। नेक्स्ट जो आपकी स्टेज आती है दैट इज लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज, ये जो स्टेज है अपने आप में इंटरेस्टिंग है। फोर्थ, लेटेंसी, लेटेंसी स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है बेसिकली कि अभी तक तो बच्चे का जो है सेक्सुअल जो इंस्टिंक्ट है वो कहीं ना कहीं जागृत है, बट ये स्टेज ऐसी होती है जिसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है ना वो फास्ट होता है। बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसका चाहे सोशल यानी कि सामाजिक डेवलपमेंट हो, चाहे फिर उसका मेंटल यानी कि मानसिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, चाहे मोरल डेवलपमेंट हो, कैसा भी उसका डेवलपमेंट है वो फास्ट हो रहा होता है। साथ ही इस स्टेज में बच्चे जो है अपने पीयर्स के साथ भी इंटरेक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी जो बच्चे की जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है वो सुप्त अवस्था में चली जाती है इस स्टेज के अंदर, लेटेंसी स्टेज के अंदर। ठीक है, तो आपको नाम एक पता होना चाहिए है, डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग्स, यानी कि डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग्स इसका मतलब होता है सुप्त यौन भावनाएं। योग लिख दिया, यौन भावनाएं। यहाँ पर बच्चे जो है अपने सेक्सुअल इंस्टिंक्ट पर ध्यान ना देते हुए बल्कि वो किस पर चले जाते हैं, उनको होमवर्क करना अच्छा लगता है, वो अपने पीयर्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, टाइम पास करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे भी डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग्स भी आपको पता रहना चाहिए कि मतलब क्या, यहाँ पर जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं सुप्तावस्था में चली जाती है। ठीक है, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, इनविजिबल हो जाती है, इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो जाती है। किस स्टेज के अंदर? लेटेंसी स्टेज के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ से? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होता रहता है, और साथ ही बच्चे जो है लड़के जो है बॉयज़ जो है वो बॉयज़ के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं, बॉयज़ के साथ खेलते हैं, गर्ल्स जो है वो गर्ल्स के साथ ही खेलना पसंद करती है।
ये भी जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, ठीक है, रिप्रेस कर लेते हैं अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स। नेक्स्ट है दैट इज जेनिटल। जेनिटल आपसे अगर पूछे कि आप किसी भी इंडिविजुअल की जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो मैच्योर कब होती है, तो आपकी जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो आपकी मैच्योर्ड हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। सेक्सुअल फीलिंग्स जो है, जो यौन भावनाएं हैं वो परिपक्व हो जाती है इस स्टेज में। किस स्टेज में? जेनिटल स्टेज में, क्योंकि 12+ का ये अवस्था है और 12+ के अवस्था में दैट इज नॉर्मल थिंग होती है, ठीक है। मैच्योर्ड सेक्सुअल फीलिंग्स, आपको ये पता रहना चाहिए कि बच्चे की जो यौन भावनाएं हैं, जो काम भावनाएं हैं, ठीक है, जो काम प्रवृत्ति है वो मैच्योर हो जाते हैं, यहाँ पर परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। जो एडोलेसेंस है, जो अडल्ट स्टेजेस में आती है और वो सभी ऑपोजिट सेक्स की तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट फील करते हैं, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये 5 स्टेज हमने पढ़ी है। ओरल, जहाँ पे आपका लिबिडो जो है वो आपका मुख है, माउथ है। एनल मतलब एनस पार्ट आपका लिबिडो है, बच्चे जो है मल त्याग करना, उनको सुसु वगैरह रोकना अच्छा लगता है, उनको प्लेजर फील होता है, ठीक है। दे लव टू प्ले विद देयर जेनिटल पार्ट्स, ये फैलिक स्टेज है। यहाँ पर जो उनकी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है वो सुप्तावस्था में चली जाती है, इनविजिबल हो जाती है और यहाँ पर जो है उनकी सेक्सुअल फीलिंग्स पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, मोनोलैंगिक सिद्धांत है, जो कि फ्रूड के द्वारा दिया गया था। काफ़ी इसकी आलोचना भी हुई थी, काफ़ी इसके रीजंस हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको नोट्स में इंक्लूड कर दी है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आपकी सारी थ्योरी पार्ट जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। बाकी इनकी कुछ टेस्ट वगैरह है तो वो हम 1 या 2 वीडियो में मुश्किल से खत्म कर देंगे। देन आपका पर्सनैलिटी वाला चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो इनको जरूर लाइक करिए, शेयर करा करें सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी आपकी बहुत सारी हेल्प मैं करने वाली हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।